नमस्कार साथियों, आज की हमारी चर्चा है फील्ड इन्वेस्टिगेटर पे और उनके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। साथ ही साथ इसमें हम जानेंगे कि परीक्षा के दिन उनको सैम्पलिंग किस तरीके से करनी है। तो सबसे पहले फील्ड इन्वेस्टिगेटर के बारे में जानते हैं। फील्ड इन्वेस्टिगेटर होते क्या हैं। फील्ड इन्वेस्टिगेटर जो हैं वो स्टूडेंट होते हैं जो कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं या बीएड डीएलएड जो ट्रेनीज़ होते हैं उनको फील्ड इन्वेस्टिगेटर बोला जाता है, क्योंकि सर्वे में उनको डेटा इकट्ठा करना होता है जो परीक्षा के फॉर्म में बच्चे देते हैं। तो इनको करने के लिए जो है डाइट बीएलएड जो शिक्षक से संबंधित लोग परीक्षार्थी होते हैं, ट्रेनी होते हैं कॉलेजेस में छात्र, उनका उपयोग किया जाता है। मगर सैस के अंदर अगर ये ब्लॉक स्तर पे किया जाना है, यानी कि सैम्पल स्कूल्स इसमें ज़्यादा हैं, तो कॉलेज लेवल पे जो छात्र हैं छात्राएं हैं वो इसमें सम्मिलित हो सकती हैं, जैसे कि पॉलिटेक्निक कॉलेज हो गए या अन्य दूसरे आर्ट साइंस कॉलेज के बच्चे इसमें फील्ड इन्वेस्टिगेटर बन सकते हैं। साथ ही साथ अगर बच्चों की कमी फिर भी होती है किसी ब्लॉक में, तो वहाँ पे पढ़ने वाले स्कूल के सीनियर टीचर जो हैं स्कूल में पढ़ाने वाले या पढ़ने वाले छात्रों का भी इसमें उपयोग किया जा सकता है। ये अंतिम निर्णय है कि आप ले सकते हैं अगर आपको कमी होती है असेसमेंट कराने में। साथ ही साथ हर कक्षा के अंदर एक ही फील्ड इन्वेस्टिगेटर होता है। जैसे कि नैस में हमने देखा था कि 3rd क्लास के अंदर 2 फील्ड इन्वेस्टिगेटर होते हैं, मगर यहाँ पर हर कक्षा के अंदर सिर्फ एक ही फील्ड इन्वेस्टिगेटर होगा, क्योंकि परीक्षा 2 ही विषयों पे ली जाने वाली हैं, जैसे कि लैंग्वेज और मैथ्स पे। तो सभी को निर्देश दिया गया है कि 25 से लेकर 30 के बीच में फील्ड इन्वेस्टिगेटर की ट्रेनिंग हो जाए और उनकी नियुक्ति कर दी जाए। तो ये राज्यों पे छोड़ा है कि उनके यहाँ पर कब से कब तक ट्रेनिंग शेड्यूल बनाया गया है शिक्षा विभाग द्वारा। तो फील्ड इन्वेस्टिगेटर के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो हमें मालूम होनी चाहिए कि किसी भी अप्रशिक्षित, मतलब किसी को भी अगर ट्रेनिंग ना मिले फील्ड इन्वेस्टिगेटर को, उसको स्कूल में ना भेजा जाए, क्योंकि ये इसमें ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो फील्ड इन्वेस्टिगेटर को पता होना चाहिए कि उसे परीक्षा से पहले क्या तैयारी करनी है, परीक्षा के दिन क्या तैयारी करनी है और परीक्षा समाप्त होने के बाद मटेरियल्स को किस तरीके से पहुंचाना है। तो इसके लिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो हालांकि ये टीचर नहीं है, ये जो छात्र इसमें फील्ड इन्वेस्टिगेटर है वो कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र हैं। सिर्फ वो एक ही दिन या 2 दिन के लिए इस कार्य को संपन्न करना चाहते हैं, मगर इसीलिए उनको ट्रेनिंग अति आवश्यक है। तो हर कक्षा के अंदर एक ही फील्ड इन्वेस्टिगेटर जाता है, जैसे कि नियम अनुसार एनसीईआरटी ने बताया है। कुछ फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स जो होते हैं उनको ट्रेनिंग ज़रूर दी जाती है, मगर वो रिज़र्व में रहते हैं। रिज़र्व में रखने का कारण यह है कि उनको किसी भी आपातकालीन स्थिति में जब भी किसी और फील्ड इन्वेस्टिगेटर की अनुपस्थिति में उनको ड्यूटी दी जा सके, तो वो पहले से ही ट्रेंड हो। साथ ही साथ उनको सर्वे के दौरान 3री कक्षा के बच्चों को अचीवमेंट जो बुकलेट होती है उनके उत्तर को ठीक से अंकित करना एफआई की जिम्मेदारी होती है, पर कक्षा 6वीं और 9वीं के बच्चे स्वयं भरते हैं। तो फील्ड इन्वेस्टिगेटर उस दिन उनकी ट्रेनिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उनको 3rd क्लास के बच्चे, जो 3rd क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, उस 3री कक्षा के बच्चे जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, तो उनको ओमार शीट ठीक से भरना सिखाया नहीं जा सकता। तो इसीलिए वो उनकी सहायता करते हैं ओमार शीट भरने में। हालांकि इसमें काफ़ी समय लगता है 3rd क्लास में अगर फील्ड इन्वेस्टिगेटर है तो, मगर इनका चुनाव रैंडम तरीके से या एफआई के नज़दीकी स्कूल के हिसाब से उनको नियुक्ति मिलती है। अब संबंधित एफआई को आवंटित शाला में अगर जाना है तो उनको 2 बार भ्रमण करना होगा, यानी कि परीक्षा की तिथि से एक दिन पहले, जिसे प्रिपरेटरी डे कहा गया है, तैयारी का दिवस, एक दिन पहले वो जाके यानी कि दिनांक 1 या 2 तारीख, एक दिन पहले या 2 दिन पहले वहाँ पे जा सकते हैं और वहाँ पर चीज़ों को सुनिश्चित कर लें कि वहाँ पर बैठने की व्यवस्था ठीक है कि नहीं। आवश्यकता जो शाला उनको मिली है वो वहाँ के एचएम या उनके प्रिंसिपल से वो मिल लें, और वहाँ पे जो भी आवश्यकता है इस परीक्षा को कराने के लिए वो ठीक तरीके से वहाँ हो सकती है परीक्षा। और साथ ही साथ उनको कुछ डेटा भी है जैसे भरने के लिए, वो उनको दर्ज कर सकते हैं। तो टेस्ट मॉड्यूल यानी कि अगर शिक्षा प्रश्नावली अगर बात करें टीक्यू,
तो टीचर क्वेश्चनेयर है या स्कूल क्वेश्चनेयर है, ये भी वह वहाँ पे जाके एक दिन पहले भरवा सकते हैं। मगर दूसरा दिवस जिस दिन परीक्षा का असेसमेंट डे है, असेसमेंट यानी कि उस दिन को कहा गया है जिस दिन विद्यार्थी यानी कि छात्र असेसमेंट देते हैं। तो उस दिन असेसमेंट की तैयारी करते समय दो ही असेसमेंट किए जाते हैं जो बच्चों से। उसको पीपल क्वेश्चनर मिलता है और एटी मिलता है, असेसमेंट टेक्स्ट बुकलेट। तो इन दो बुकलेट को देने से कारण यह है कि बुकलेट की सामग्री और जो अचीवमेंट टेक्स्ट बुकलेट है उसका वितरण ठीक से हो और उनके लिए सेट निर्धारित किए गए हैं, तो उनको उनके सेट के हिसाब से ही दिया जाता है। तो साथ ही साथ अगर हम बात करें असेसमेंट टेक्स्ट बुकलेट की, तो उसमें ओएमआर शीट को ठीक से भरना और उसको संपन्न कराना, ये 3 नवंबर को ही एफआई की जिम्मेदारी होती है कि उसको कंडक्ट कराएं ठीक से। फील्ड इन्वेस्टिगेटर की नियुक्ति का जो आदेश है वो उसका प्रारूप एक दिया गया है जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन से यानी आपके जो सहायक निदेशक होंगे वहाँ से आपको ये प्राप्त हो जाएगा। हालांकि कहीं कहीं जगह इसके निर्देश जो हैं वो कलेक्टर यानी कि आरसीसी जो बनाया गया है उनके द्वारा किया जाएगा। ये प्रदेश के ऊपर निर्भर करता है कि उन्होंने अपने आरसीसी किसे बनाया है। और परीक्षा के दिन 3 नवंबर सारे भारत में एक ही दिन ये असेसमेंट होना है, तो उसके लिए सुझाव एक दिया गया है कि उसको किस ऑर्डर में किया जाए। तो जहाँ पर परीक्षा संपन्न की जानी है वहाँ पर जिस दिन 3 तारीख को वहाँ पर सैम्पलिंग के लिए उन्हें थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा। तो ये सुझाया हुआ समय है जो एनसीईआरटी ने बताया है कि 7 साढ़े 7 बजे आपको स्कूल में उपस्थित रहना है फील्ड इन्वेस्टिगेटर को। साथ ही साथ वहाँ पर ब्लॉक ऑब्जर्वर और जो फील्ड इन्वेस्टिगेटर है इन दोनों का कार्य वहाँ से शुरुआत होती है सुबह। उन्हें करना क्या है, हर स्कूल के अंदर एक ऑब्जर्वर है जो स्कूल में असेसमेंट को सुनिश्चित करेगा कि सैम्पलिंग ठीक से हो रही है कि नहीं, मटेरियल ठीक से पहुंचा है कि नहीं। फील्ड इन्वेस्टिगेटर का काम है कि उसको स्कूल में जिस स्कूल शाला में वो गया है वहाँ पर उसका एग्जीक्यूशन ठीक से करना है। तो उसमें पहले सैम्पलिंग की जाएगी, साथ ही साथ सेक्शन सैम्पलिंग मतलब कक्षाओं में सेक्शंस होते हैं जैसे कि A B C D, तो इन्हें सेक्शन बोला जाता है। तो किस सेक्शन का चुनाव करना है और किस छात्र का चुनाव करना है, इस कार्य को, इस टास्क को बोलते हैं सेक्शन एवं छात्र सैम्पलिंग। तो यहाँ पर इसके लिए असेसमेंट किया जाएगा। अगर कोई विकलांग यानी कि कोई दिव्यांग बच्चा अगर उस कक्षा में आता है तो उसके लिए अतिरिक्त 30 मिनट समय दिया जाएगा। ये सैम्पलिंग करते समय जब बच्चों की अटेंडेंस उस दिन आने वाली है जो बच्चे हैं उनके आधार पे किया जा सकता है। तो परीक्षा का जो समय है उससे पहले ये कुछ तैयारियां करना ज़रूरी है। साथ ही साथ अचीवमेंट बुकलेट का वितरण करने से पहले सेस के जो सैंपल बच्चे हैं उनकी लिस्ट तैयार करनी ज़रूरी होती है और उनको बच्चों से थोड़ी सी बातचीत करनी पड़ती है इसके बीच में, जिससे बच्चे नए एफआईस को जो स्कूल में पहली बार आए हैं शिक्षक के बदले वो उस कक्षा में रहते हैं, तो उन्हें ये पता हो कि बच्चों से कैसे व्यवहार किया जाए। तो बच्चे भी थोड़ा सा घुल मिलने का समय मिल जाएगा। इसीलिए उसके लिए करीब 1 से 1 घंटे के आसपास समय दिया गया, जो 40 मिनट के मतलब अंतराल में बच्चे स्कूल के माहौल में और एफआई से घुल मिल जाए, जिसमें बच्चे से चर्चा की जाती है कि आपको क्या अच्छा लगता है, आप, मेरा नाम क्या है, आपका नाम क्या है, क्या आपको पसंद है। इस तरीके से बच्चों से, हालांकि तीसरी कक्षा के बच्चों के साथ ज़रूरत पड़ती है मगर 6वीं और 9वीं के बच्चों में ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मगर उनसे चर्चा की जा सकती है। परीक्षा से पूर्व तैयारियां के लिए उन्हें निर्देश देते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं, असेसमेंट है, इसमें इसको टेस्ट जैसे ना लें, तो बच्चे इसको अच्छे से समझ के उनके साथ इसका एग्जीक्यूशन ठीक से कर पाएंगे। तो सारे भारत में 10 साढ़े 10 बजे ये एग्ज़ाम एग्जीक्यूट होगा, यानी कि आपको बच्चों को परीक्षा जो है कक्ष में जहाँ पर होने वाली क्लासरूम में वहाँ पर बच्चों को बिठाकर एग्ज़ाम 10:30 बजे करीब आपको शुरू कर देना है। 10 से 10:30 बजे के बीच ये शुरू हो जाना चाहिए। बच्चों का सीटिंग अरेंजमेंट
पीछे की क्रम में नहीं है, बाजू के क्रम में, यानी कि बच्चा जो पहला बैठा है उसके बाजू वाला जो बच्चा है, यानी कि दाहिनी तरफ जो बच्चा बैठा हुआ है वो नेक्स्ट बच्चा होगा, है ना। तो पीछे की तरफ नहीं बढ़ेगी, यहाँ पे जो सेट है ए बी सी डी, जो वो पीछे की तरफ नहीं बढ़ेंगे, वो साइड की तरफ जाएंगे, यानी कि ए सेट मिलेगा उसके दाहिनी तरफ, उसके दाहिने वाले के दूसरे सेट के बी मिलेगा, फिर मिलेगा सी, फिर वापस आ जाएगा ए। तो इस तरीके से एक कक्षा के अंदर 30 ही बच्चे रहेंगे और उनमें उनका सिटिंग अरेंजमेंट इस तरीके से किया जाएगा। साथ ही साथ किसी भी तरीके की नकल होने पर या किसी भी प्रकार का आपको अनफेयर मीन्स दिखता है तो बच्चों को आपको दंडित नहीं करना है, क्योंकि आप एफआई जो है उनकी जिम्मेदारी है वो एक ही दिन के लिए वहाँ शिक्षक के रूप में वहाँ मौजूद हैं जो ये असेसमेंट करवा रहे हैं, है ना। तो अब वो बच्चे को किसी भी प्रकार का दंड नहीं देना या उन पर चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो भी कार्य है वो 10:30 से लेकर 12 के बीच में संपन्न हो जाना चाहिए। कक्षा 9वीं और 6वीं के लिए भी इसी तरीके से हमें असेसमेंट बुकलेट पूरा होने के बाद उनको PQ की तरफ पढ़ना पड़ेगा, मगर बच्चों को इसके बीच में कुछ अंतराल के लिए आपको ब्रेक देना पड़ेगा। तो ब्रेक चाहे तो आप उसमें, यानी कि छोटी कक्षाओं में, प्राइमरी कक्षाओं में मिड डे मील होता है, वहाँ पे वो बच्चे मिड डे मील खाने के बाद PQ देंगे, है ना। तो उसके लिए एक समय निर्धारित किया गया है, तो तुरंत ना करा के आप उसमें कुछ ब्रेक दे के फिर से उन्हें PQ दे सकते हैं। इसमें बच्चों से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको ये फिल करना होता है उसी OMR शीट के पीछे की तरफ। फील्ड इन्वेस्टिगेटर को सुनिश्चित करना है कि सारा कार्य संपन्न हो जाना चाहिए दोपहर के बाद तक। तो 2:30 बजे के से 3 बजे के बीच में सारी OMR शीट्स जो भी ओपन की गई थी उनको, उनकी गणना करनी है, साथ में उसको पैकेट में सुनिश्चित करना है कि वो हमारे पास आ गई है। फील्ड इन्वेस्टिगेटर का एक और काम है, साथ ही साथ वहाँ पर वो सहायता ले सकता है वहाँ पे मौजूद कोऑर्डिनेटर की। तो ब्लॉक लेवल कोऑर्डिनेटर को ये सौंपने से पहले उस स्कूल के अंदर एक ऑब्जर्वर और है, वो भी इस कार्य को देखेगा और संपन्न करने में एफआई की सहायता करेगा। पैकेजिंग उसके सामने ही की जाएगी और गणना भी उसके सामने ही की जाएगी। तो इस तरीके से 4 से 5 बजे तक ये सारी प्रक्रिया पूरी समाप्त हो जानी चाहिए। तो फील्ड इन्वेस्टिगेटर को सुझाया गया समय के हिसाब से सुबह सुबह वहाँ पहुँचना है स्कूल में, और 9:30 से लेके 4:30 बजे तक इस असेसमेंट को एग्जीक्यूट करना है स्कूल में, जो भी उससे संबंधित गतिविधियाँ हैं। तो अब बात करते हैं कि सिटिंग अरेंजमेंट किस तरीके से होगा। तो छात्रों को बैठना पड़ेगा। जो पहला छात्र है वो अगर हम बात करें वो बिल्कुल बाईनी तरफ कक्षा में बाईनी तरफ बैठेगा, और उसके दाहिनी तरफ सेकंड नंबर यानी कि स्टूडेंट आईडी 2 जिसे हम बोल रहे हैं वो बैठेगा, और फिर 3, 4, 5 इस क्रम में। ज़रूरी नहीं है कि इसी तरीके की आइडियल सिटिंग अरेंजमेंट हमें कक्षाओं में मिले, इससे छोटी भी हो सकती है और इससे बड़ी भी हो सकती है, मगर बैठने का क्रम इसी तरीके से रहेगा। दाहिने बच्चों को उसके दाहिने तरफ बैठना पड़ेगा, जिससे कि उसके आगे और उसके पीछे वाले बच्चे को एक जैसा सेट ना मिले। हालांकि तीसरी कक्षा में और 6वीं कक्षा में 3 सेट हैं और 9वीं कक्षा में आपको 4 सेट मिलेंगे। नेक्स्ट है OMR शीट। OMR शीट का जो प्रारूप है वो यहाँ दिया गया है, जिसमें बच्चों को अपना नाम, स्कूल का नाम, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, ये नाम भरना होता है। तो कोशिश करें कि इसको पहले से ही बोर्ड पे लिख दें, जैसे कि स्कूल का नाम ब्लॉक लेटर्स में, ब्लॉक का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम और स्टेट का नाम। कक्षा तीसरी के बच्चों को ये सारी डिटेल नहीं भरनी है, वहाँ पर एफआई ही इन डिटेल्स को भरेगा और उनको अंकित करेगा। जैसे कि यूडाइस कोड मैनेजमेंट स्कूल और मीडियम, इसे बहुत सावधानी से लिखना है, क्योंकि सारा इसका आधार असेसमेंट का OMR शीट पे ही निर्भर करता है, और OMR शीट में ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, जैसे कि मैनेजमेंट स्कूल। जो हमारा डेटा रिफ्लेक्ट होता है वो भी इसी आधार पर हमें नेशनल लेवल या हमें ब्लॉक लेवल पे समझने में आसानी होती है कि किस हमारे स्कूल मैनेजमेंट स्कूल्स जो है वो किस तरीके के मैनेजमेंट स्कूल कैसा परफॉर्म कर रहे हैं और कौन से मीडियम में हमारा स्तर कहाँ पर है। तो इसलिए ये डेटा भरना बहुत आवश्यक है और सावधानी से भरना जाना चाहिए।
साथ ही साथ उसकी कक्षा यानी कि वो कौन से ग्रेड के लिए है, वो मेल फीमेल और सोशल ग्रुप, इनको भी सावधानी से भरना है। अगर किसी कक्षा में CWSN बच्चे आते हैं तो इसमें ओमार शीट में CWSN कैटेगरी बच्चे की डिफ़ाइन है, उसे भरना ज़रूरी है, ठीक है। और अगर इनमें कोई कैटेगरी नहीं आती है तो इसको ब्लैंक, इसे खाली भी छोड़ा जाना चाहिए। अब बात करते हैं ओमर शीट के साथ में एक पीपल क्वेश्चनेयर है जो यहाँ पर दर्शाया गया है। हो सकता है कि आपके पास जो असेसमेंट के दिन ओमर शीट आए उसमें ये क्वेश्चन पीपल क्वेश्चनेयर पीछे की तरफ बना है। तो इसका ध्यान दें कि जो भी आपको ओमर शीट मिले उसमें स्टूडेंट रिस्पॉन्स के साथ 1 से 60 प्रश्न आगे की तरफ दिए हुए हैं और ओमर शीट में बाकी के जो प्रश्न हैं, जो बच्चों से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, वो ओमर शीट के पीछे दिए गए हैं। तो ये सिर्फ प्रारूप है, मगर असल में आपको इस प्रकार से वहाँ पे ओमर शीट दिखाई देगी। ओमर शीट भरने का इंस्ट्रक्शंस बच्चों को 6वीं 9वीं कक्षा में ठीक से समझाएं। हो सकता है कि बच्चों ने इस पर प्रैक्टिस नहीं की हो पहले। टीचर क्वेश्चनेयर्स जो हैं आप टीचर से पहले भी भरवा सकते हैं या अतिरिक्त समय मिलने के बाद भी उनसे भरवा सकते हैं। टीचर्स को ये खुद ही भरना होता है और जिस मीडियम में ये कंडक्ट किया जाता है उसी तो मीडियम में ही उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चनेयर क्या एक प्रारूप है जिसमें स्कूल का भी पार्टिसिपेशन होता है। जो HM जो होते हैं, स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं, उन्हें भी इस तरीके का एक स्कूल क्वेश्चनेयर मिलता है जिन्हें वो भरना होता है। FI को ही इसको ऑब्जर्वर के साथ भरवाना होता है, चाहे तो वो ऑब्जर्वर भी उसको भरवा सकते हैं। नेक्स्ट है ओमर भरने के लिए कुछ सावधानियाँ जो अमूमन हम सब जानते हैं। ये ओमर शीट सिर्फ इंग्लिश में भरी जाएगी, यानी कि हिंदी, गुजराती, मराठी और अन्य जो 22 लैंग्वेज है उनमें नहीं भरी जाएगी, सिर्फ इंग्लिश में ही इसको भरा जाना चाहिए। ओमर शीट के लिए एक लिमिटेशन है। दूसरा, भले कक्षा तीसरी का बच्चा इसे भर रहा है तो भी इसको पेन से ही भरा जाएगा, यानी कि नीले या काले बॉल पेन से ही इसे भरना है, इसे पेंसिल से नहीं भरना है। ओमर शीट को सही भरने का तरीका उन्हें मालूम होना चाहिए। साथ ही साथ इसे ना तो मोड़ना है और ना ही इसे कहीं से फटनी चाहिए। फील्ड नोट जो है, साथ ही साथ एक फील्ड नोट होता है जो आपको आपके मटेरियल जो नहीं कि हमारे ओमर शीट और क्वेश्चन पेपर के साथ में मिलेगा। फील्ड नोट को भरने की जिम्मेदारी फील्ड इन्वेस्टिगेटर की होती है। उसे ये भरना होता है कि कितने बच्चे स्कूल के अंदर थे, और जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, प्रारूप दिया गया है। अगर 30 बच्चे हैं, 30 बच्चे से अधिक है तो दूसरी शीट इसको भरनी होती है। तो बच्चों के नाम भरने होते हैं जिस कक्षा में ये किया जाने वाला है, उनके नाम होते हैं, उनकी डिटेल्स होती है, तो अटेंडेंस होती है, और उनको अलॉट करने वाला स्टूडेंट ID होता है। हालांकि उसका बच्चे का स्कूल में रोल नंबर अलग हो सकता है, मगर अलॉटमेंट ID जो हम उसको असेसमेंट सैंपल के बाद देते हैं, ये वहाँ भरा जाना चाहिए, जो कि हमारे ओमर शीट में भी है। तो ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है, इसको किस तरीके से भरा जाना चाहिए। फील्ड नोट भरते समय उसमें कुछ जानकारियाँ FIs को भरना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर 30 ही बच्चे हैं कक्षा में या 30 से कम है तो उन 30 बच्चों का नाम लिख देने चाहिए। मगर अगर 30 से ज़्यादा बच्चे हैं तो हमें उसमें सैम्पलिंग के साथ उनका कौन से बच्चों को हमने क्या ID दिया है, किस ऑर्डर में, वो भी लिखना होता है। ओमर में मीडियम जो है उनके कोड्स हैं जो यहाँ दर्शाए गए हैं, कुछ इनको सुनिश्चित करके वहाँ पर लिखने की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा भी आपके प्रदेश में अलग अगर कोई मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन स्कूल में चल रहे हैं, जैसे कि गुजराती, मराठी, तो उनका कोड ज़रूर देखें कि क्या है। हालांकि ये कोड प्रश्न पत्र के ऊपर भी लिखा होगा। और सर्वेक्षण के पश्चात जब हमें पैकिंग करनी है तो हमें सुनिश्चित करना होगा कि हमारे पास कौन कौन सा मटेरियल आया था और इनको भरी हुई जानकारी वापस हमें भरनी है। जैसे कि बच्चों द्वारा दिया गया असेसमेंट टेस्ट 80 PQ बच्चों से द्वारा भरा गया ओमर शीट। क्वेश्चन पेपर की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ओमर शीट को अलग एक पैकेट में भरना है। दूसरा TQ यानी कि टीचर से हमने या तो एक दिन पहले या उस दिन अगर हमने टीचर क्वेश्चनेयर भरवाया है तो इसकी जानकारी इसको एक एनवेलप में हमें डालना है, और SQ जो प्रिंसिपल द्वारा भरा जाता है।
साथ ही साथ हमें एक फील्ड नोट तैयार करना है, यानी कि वो बच्चों की अटेंडेंस और उससे संबंधित हमारा सैंपल जो हमने लिया था वो फील्ड नोट है। साथ ही साथ एक कॉन्फिडेंशियलिटी सर्टिफिकेट है, जिससे मैं ये सुनिश्चित किया गया कि हमारे द्वारा इसे बिल्कुल सावधानी से एग्ज़ाम को कंडक्ट किया गया है। किसी भी प्रकार का फ़ोटोग्राफी या इसकी फ़ोटोकॉपी या कोई भी प्रारूप प्रश्न पत्र का हमारे द्वारा बाहर नहीं भेजा गया है ना। किसी तरीके का पेपर में लीक जो पेपर है वो लीक नहीं किया गया है हमारे द्वारा, और इसके प्रश्नों को और इसके संबंधित मटेरियल को मेरे द्वारा सुनिश्चित किया जा रहा है, ना किसी के साथ शेयर किया गया है। तो इसको सर्टिफिकेट को भर के उसमें देना होता है। टेस्ट बुकलेट जो है, टेस्ट बुकलेट ओमार शीट PQ TQ बुकलेट प्रारूप में दिया जाता है। इसे भी उसको भर के अलग से देना है। हालांकि ये NCERT को नहीं भेजना है, फिर भी हमारे पास सुनिश्चित करें कि हमारे पास ये सब चीज़ें होनी चाहिए। अब बात करते हैं सैम्पलिंग किस आधार पे की जाएगी। तो यहाँ उदाहरण से समझाया गया है, सैम्पलिंग का चयन करना है या सेक्शन सैम्पलिंग करना है तो उसके लिए एक मेथड बना है। तो रैंडम नंबर्स आपकी शाला जो पिन कोड हैं उनको किस तरीके से चुनेंगे, तो जो भी आपके यहाँ का पिन कोड है उनकी संख्याओं को जोड़ लेंगे। जैसे कि उदाहरण के लिए किसी शहर का या ब्लॉक का पिन कोड है वहाँ का 47111001, तो अगर इन सब संख्याओं को जोड़ेंगे 451001 तो 11 आता है। 11 को जोड़ने का समय यानी कि 1 + 1 यानी कि 2, तो इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमारे पास 2 आएगा। यानी कि हमारा जो दूसरा नंबर का सेक्शन होगा वो सैम्पलिंग में आएगा, तो आंसर है नहीं। उसका दूसरा स्टेप आएगा, यानी कि पहले हम A सेक्शन को से B की तरफ अगर बढ़ते हैं तो वो होगा हमारा पहला स्टेप, और B से C की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो हम उसे बोलेंगे C। तो इस तरीके सैम्पलिंग हम करेंगे, यानी कि हमारा जो तीसरा सेक्शन होगा यानी कि 2 नंबर चलने के बाद उसे हम सैम्पलिंग सेक्शन कहेंगे। अगर 2 ही सेक्शन है तो हम 2 बार चलेंगे, यानी कि A से B की तरफ और B से A की तरफ, यानी कि A सेक्शन हमारा सैम्पलिंग सेक्शन होगा। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें 9 अगर हमारा नंबर आया है तो हमें 9 टाइम्स उसको चलना पड़ेगा। तो हमें इतने 9 स्टेप्स चलने पड़ेंगे जिससे वो जहाँ पे ख़त्म हो जाए वहाँ तक हमारा सैम्पलिंग सेक्शन आ जाए। बच्चों की संख्या को भी हम इसी तरीके से करेंगे। जो हमारा पिन कोड है उसी नंबर का पहला बच्चा हमारा शुरुआत किया जाएगा, मगर यहाँ पर भी सेम आधार बनाया जाएगा कि कितने बच्चे हैं कक्षा में। तो कुल बच्चों की संख्या को हम 30 से डिवाइड कर देंगे और हमारे पास जो नंबर आएगा उतने बच्चे हम छोड़ के लेंगे। तो आसान भाषा में समझाते हैं कि अगर हमारा 2 आया है किसी संख्या को, तो हमारा दूसरा बच्चा पहला बच्चा होगा, प्रथम बच्चा होगा, मगर उसके बाद रैंडम बच्चा कितने हम लेंगे। अगर 30 कक्षा में बच्चे हैं तो हम सिर्फ 30 बच्चों को इसमें सभी बच्चों को मतलब असेसमेंट में भाग ले सकते हैं, मगर हमारा जो पहला बच्चा होगा वो सेकंड रोल नंबर का बच्चा होगा। अगर 30 से ज़्यादा बच्चे होते हैं तो हमारा सैंपल रेट जो है हमारा इंटरवल वो आता है 2 के आसपास, यानी कि 1.93। एग्जाम्पल के लिए अगर समझाया गया है 58 होता है तो हम 2 बच्चे यानी कि दूसरे बच्चे को पहले बच्चे को छोड़ के दूसरे बच्चे को लेने के बजाय हम तीसरे को लेंगे, यानी कि हमें एक एक बच्चा छोड़ के लेना है ऐसे समय। तो ये चीज़ सैंपल बच्चों की संख्याओं को चुनने के लिए आधार बनाया गया है। तो यहाँ पर दर्शाया गया है तो ये उदाहरण के लिए समझाया गया कि कौन से बच्चे को हम लेंगे। तो जैसे कि 9वें बच्चे को लिया, फिर हमने 2 बच्चों को छोड़ के लिया यानी कि 11वें बच्चे को लिया, फिर 11वां बच्चे को ले चुके हैं तो 12 को नहीं लेंगे, 13वें बच्चे को 13 जो बच्चा होगा उसको लेंगे। तो इसी आधार पर इस अंतराल पर हम सैम्पलिंग बच्चे की लेंगे। तो आशा है कि FI से संबंधित आपको सारी जानकारी मिली और सैम्पलिंग के बारे में और समझा। इसकी जानकारी आपको समय समय पे मिलती रहे तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ एक हमारा ग्रुप है जिसे ज्वाइन करिए, जिसमें आपको किसी भी प्रकार की जानकारी या FI से पहले स्कूल में जाने से पहले आपके कुछ प्रश्न या सवाल है तो एक लाइव सेशन से आप जुड़ सकते हैं जिसमें ये सारी जानकारी आप सबके साथ साझा की जाएगी। धन्यवाद।